Good evening, all of you. So from today onwards, we are going to start a very crucial part of third paper of general studies of UPSC mains, and that is internal security. Internal security of India revolves around different aspects which pose security challenge to our integrity, our unity, and our sovereignty, like terrorism, like separatism, insurgency, left-wing extremism, hijacks, drug abuse, organized crimes. Means there are several sorts of challenges which are there for our internal security. To begin with, we must understand what is the difference between security and safety. ये दो शब्द होते हैं, क्या इसका मतलब हो सकते हैं, क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? कोई बताएगा क्या? सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या अंतर होगा? कब हम बोलते हैं कि सेफ्टी रखनी चाहिए, कब हम बोलते हैं सिक्योरिटी रखनी चाहिए? भाई, जो ऐसे कुछ नेचुरल थ्रेट्स हैं, पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, जिनको हम डायरेक्टली कॉन्कर नहीं कर सकते, उनके लिए, और जो स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है, टू अवॉइड दो सॉर्ट्स ऑफ थ्रेट्स वी यूज द वर्ड सेफ्टी. जैसे हम सेफ्टी के लिए कार में एयर बैग लगाते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया तो एयर बैग हमारी सिक्योरिटी के लिए नहीं है. एक्सीडेंट होगा तो एयर बैग खुलेगा, उससे हमारी जान बचेगी, दैट इज फॉर सेफ्टी. सिक्योरिटी के लिए हम गाड़ी में बुलेट प्रूफ शीशा लगाते हैं, दैट इज नॉट फॉर सेफ्टी. बुलेट प्रूफ शीशा जो लगेगा या टिंटेड ग्लास लगेगा, दैट इज फॉर सिक्योरिटी. क्यों? सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जिसको टाला जा सकता है, मतलब वो खतरे जो टाले जा सकते हैं, जिनको हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, हमें पता है कि ऐसा होगा, तो उसके लिए है. ठीक है, तो इसमें ये एक अंतर समझना बहुत जरूरी है. मैंने सबसे पहले शायद सेफ्टी और सिक्योरिटी के बीच का अंतर आपको समझाने के लिए, चलो अभी मैं जब आपको बताऊंगा तो मैं उसमें लिखवा दूंगा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या अंतर है. When we say internal security is an aspect of our national security. किसी भी देश की सुरक्षा होगी उसको हम बोलेंगे नेशनल सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी के दो एस्पेक्ट होंगे, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड सेकंड इज इंटरनल सिक्योरिटी. एक्सटर्नल सिक्योरिटी मतलब जैसे हमारा देश है, उसकी जो बॉर्डर्स हैं, दोनों ही लैंड बॉर्डर्स एज वेल एज मैरीटाइम बॉर्डर्स, उनको सिक्योर्ड रखना कि कोई फॉरेन थ्रेट जो है वो हमारे देश को नुकसान न पहुंचा पाए. उसके लिए हमारे पास 3 आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, जिसकी मदद से हम ये काम करते हैं. पर केवल फोर्स से नहीं होता है. चाणक्य ने क्या कहा? चाणक्य ने कहा कि हमारे पास अगर हमारा एक स्टेट है और स्टेट को हम सिक्योर्ड रखना चाहते हैं, तो चाणक्य की ये बात है कि हमारे पास एक बहुत मजबूत इंटेलिजेंस सिस्टम, इंटेलिजेंस नेटवर्क होना चाहिए. इंटेलिजेंस नेटवर्क ऐसा कि न केवल हम दूसरे की बातें पता लगा पाएं, बल्कि हम अपनी बातों को लीक होने से भी रोक पाएं. ऐसा इंटेलिजेंस सिस्टम देश में होना जरूरी है. मतलब हम अपने जो गुप्तचर हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं, जो स्पाइज हैं, हम उनको भेज दें दूसरे देशों में, पर हमारा अपना एक नेटवर्क यहाँ पर भी, इंटरलैंड में भी होना चाहिए, जो हमारे अपने अधिकारियों पर, अपने कर्मचारियों के ऊपर नजर बना करके रखे कि भाई ये लोग कोई बात लीक ना कर दें. जो डिसीजन मेकिंग डेजिग्नेशंस पर बैठे हुए हैं दिल्ली में या कहीं पर भी, जिनके पास सारी फाइल्स आ रही हैं, उनके ऊपर भी नजर बनाने की जरूरत है कि कहीं वो सारी बातें कहीं बता ना दें. तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो 3 आर्म्ड फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. और इंटेलिजेंस की एक्सटर्नल आर्म है, दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ. रॉ वर्क्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. ठीक है, वो पीएमओ के नीचे नहीं है, वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का एक पार्ट है. और रॉ चीफ को सेक्रेटरी रिसर्च बोला जाता है.
क्योंकि वो सेक्रेटरी हैं, वो सेक्रेटेरिएट में तैनात हैं, तो जिन्हें हम डायरेक्टर रॉ बोलते हैं, उनकी ऑफिशियल पोस्ट है सेक्रेटरी रिसर्च। ठीक है, सचिव अनुसंधान की पोस्ट पर वो बैठते हैं। अब बात आती है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम हमारे यहाँ 3-4 तरीके के फोर्सेस हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का मतलब क्या है? देखिए सीधी सी बात समझेंगे, पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए हर पुलिस का जो डिपार्टमेंट है इट कम्स अंडर द jurisdiction of state governments, but there are certain threats which have to be dealt from the central command level, right? To avert those threats we need a force directly controlled by central government. So any police force, not armed force, any police force which comes under the control of central government except Delhi police, such a force shall be known as Central Armed Police Force, CAPF, जिसका हम AC का पेपर जानते हैं। CAPF AC का पेपर होता है, असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए UPSC का पेपर कंडक्ट कराया जाता है। बड़ा टेढ़ा पेपर है, जो रिटन जितना टफ है उससे ज्यादा टफ उनका फिजिकल है, CAPF है। दूसरी चीज, अगर CAPF के कुछ एग्जांपल्स जैसे ITBP है और SSB, BSF, नो NSG, नॉट NSG, CISF, CRPF। ठीक हो गया। दूसरी चीज आती है पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस में जैसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF, चक्राता में उनका बेस है। इसके अलावा असम राइफल्स। कभी आप असम राइफल्स को देखें तो फौजी रहते हैं सारे अधिकारी, और उनकी जो पोस्ट रहती है वो रहती है DG, IG, इंस्पेक्टर जनरल है, ये डायरेक्टर जनरल है, ये इस तरीके का पोस्ट रहती है। सारी डेजिग्नेशंस पुलिस वाली रहती है, क्योंकि वो पैरामिलिट्री फोर्स है। असम राइफल्स, उनका काम है इंडो म्यांमार बॉर्डर पे सिक्योरिटी देखना, और इंसर्जेंसी ना हो। वो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर वाला जो रीजन है वहां पे इंसर्जेंसी ना हो इसको, और उनकी मदद करते हैं इंडियन आर्मी का पैरा कमांडोस, वो लोग वहां पे तैनात रहते हैं। एक तीसरा क्लासिफिकेशन आता है स्पेशलाइज्ड फोर्स, जैसे उन्होंने कहा NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, वो स्पेशलाइज्ड फोर्स है। किसके लिए? स्पेशलाइज्ड फोर्स है फॉर काउंटर टेररिज्म। कहीं आतंकवादी हमला हुआ, हमने NSG को भेजा, जाइए। मुंबई में हमने देखा, जिस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुंबई पुलिस कमिश्नर को, उन्होंने सीधे दिल्ली फोन लगाया कि सर वी नीड NSG सपोर्ट। तुरंत मानेसर से NSG को भेज दिया गया। आज NSG कोलकाता में भी है, मुंबई में भी है, और हैदराबाद में भी है, और तमाम जगह पर हम पढ़ लेंगे। दूसरी स्पेशलाइज्ड फोर्स है हमारे पास रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF। रेलवे में क्या होता है? देखो, रेलवे की 2 तरीके की फोर्स है, जैसे एक है RPF और दूसरी है GRP। GRP इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ स्टेट पुलिस, सिविल पुलिस। सिविल पुलिस का एक थाना स्टेशन पे खुला हुआ है, उसको GRP बोला जाएगा कि ये GRP वाले लोग हैं, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है। तो RPF की क्या जरूरत है? RPF is there to guard the railway property. रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को वो पकड़ेंगे, बट RPF does not have any right to prosecute such a person. RPF cannot write or note an FIR against the accused. तो उनका काम है उसको पकड़ लिया and subsequently they will hand it over to GRP. अब GRP जो है स्टेट पुलिस है, वो GRP उस मामले को निपटेगी। GRP FIR नोट करेगी, धाराएं लगाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, वो सारे काम उनके। पर ट्रेनों में अंदर सिक्योरिटी करना, चलती ट्रेन में सिक्योरिटी का काम देखना, या कोई इंसान रेलवे लाइन पर कट के मर ना जाए, या कोई इंसान खड़े हुए लोकोमोटिव में छेड़खानी ना करे, या उनके जो रेलवे लाइंस के जो वो ट्रैक्स और वो सब जो इडल पड़े रहते हैं उसको चुरा करके ना ले जाए, कोई नट बोल्ट ना खोल दे, इस तरीके के जो काम होते हैं, क्योंकि सब इस तरीके के काम होते रहते हैं। ठीक है, पटरी का नट ही खोल दिया, कुछ नहीं मिला तो खाली बैठे क्या करेंगे, तो नट खोल दिया। अब भाई आपने तो अपने हंसी मजाक के लिए नट खोल दिया, वहां से तो 500 मुसाफिर को लाने वाली गाड़ी उतर जाएगी ना, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमारे पास रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है। ठीक है, इसके बाद चौथे आते स्टेट पुलिस।
मैं इंटरनल सिक्योरिटी बता रहा हूं कि कौन कौन लोग मैनेज कर रहे हैं। सीएपीएफ, पैरामिलिट्री, स्पेशलाइज्ड फोर्सेस, देन स्टेट पुलिस, जो हमारे जितने भी बल हैं, और उसके बाद आता है नंबर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो। हमेशा ध्यान रखना कि रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो में केवल इतना अंतर है कि जो रॉ है वो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए है, बाहर से खबर लाने के लिए है, और आईबी जो है वो अंदर की खबर लाने के लिए। इसीलिए कभी किसी इंसान को खतरा होता है, अभी जैसे एक हमारे जो बॉलीवुड स्टार है, मेगा स्टार है सलमान खान, उनकी सिक्योरिटी को एक्स से बढ़ा करके वाई प्लस कर दिया गया, तो हमेशा कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट आया है, कभी नहीं कहते कि रॉ का इनपुट आया है। रॉ का इनपुट कब आएगा? जब बम धमाके की खबर आ जाएगी कि बम धमाका हो सकता है वहां पे, उस देश से ऐसा किया जा सकता है, वो होता है रॉ का इनपुट। दूसरे देशों से इंटेलिजेंस लाने का काम रॉ का, और अपने अंदर देश में क्या क्या चीजें चल रही हैं। कभी आपने सुना है कि घर में हथियार बनाने की फैक्ट्री थी, उसका भांडा फोड़ कर दिया गया, उनके घर से इतना किलो आरडीएक्स निकला, इतने बंदूकें निकली, इतनी जिंदा कारतूस निकले, गोलियां निकली जिंदा कारतूस, वो कैसे पता चलता है? क्योंकि उनका अपना एक नेटवर्क है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। ठीक है, जो चीजें हमेशा हमारी सामने नजर में रहती हैं, जरूरी नहीं है कि संसार उतना ही है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है और असल में खेल उन्हीं का ही चल रहा होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस नेटवर्क उन्हीं चीजों में से एक है जो हम चैन की सांस ले पाते हैं, हम सो पाते हैं, अपने त्योहार मना पाते हैं। उसके पीछे का कारण केवल वो चौराहे पे खड़े पुलिस वाले नहीं है, उसके पीछे वो लोग हैं जिनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है और वो अपने बच्चों तक को कुछ नहीं बताते। बच्चा पूछता है पापा आप क्या करते हैं, वो कहते हैं हम स्कूल में टीचर हैं। बेटा आप पापा क्या करते हैं, वो कहते हैं हम दुकान पे चलाते हैं। हम तुम्हें दुकान दिखा नहीं सकते बेटा, वहां पे वो मालिक हमारे डांटेंगे। अब वो है कौन? वो है इंटेलिजेंस का आदमी। तो एक ऐसा नेटवर्क हमारे पास है। ठीक है, मैं आपको नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी में हमें इसकी सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ना चाहिए। क्या लिखा हुआ देखो, नेशनल सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी का मतलब किसी भी हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, भारत में सबसे ज्यादा रिलीजन है, ऐसा कोई देश नहीं है इतना ज्यादा डाइवर्सिटी वाला, और सबका यहाँ पे पूरा सम्मान है। कोई एक धर्म को बढ़ावा या किसी एक धर्म के खिलाफ काम करना वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी फोर्स है जो इस दिशा में काम कर रही है तो हमें उससे भी निपटना पड़ेगा। कल फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन अगेंस्ट इंक्रोचमेंट बाय अदर नेशन स्टेट्स। कोई दूसरा देश काम करेगा तो नेशनल सिक्योरिटी की बात आ रही है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ही है हमारे देश पे खतरा है किससे? दूसरे देशों से भाई। ठीक है, हमारे देश को खतरा अपने अंदर से तो अलग है, पर जब हम नेशनल सिक्योरिटी बात कर रहे हैं तो नेशनल सिक्योरिटी में हम देख रहे हैं एक देश को कि पूरे देश को किससे खतरा है। फिर बाद में जब हम उसका डायकोटोमी देखेंगे तब हम एक्सटर्नल इंटरनल में जाएंगे, मगर अभी ऑन द फेस ऑफ इट नेशनल सिक्योरिटी डील्स विद एनी इंक्रोचमेंट बाय अदर नेशन स्टेट्स। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज सिक्योरिटी, न्यूक्लियर, स्पेस, फूड, साइबर एंड देयर आर, और बायोलॉजिकल सिक्योरिटी भी। अभी वुहान में देखो वायरस आ गया था, भारत में कि नहीं आया था। ठीक है, तो ये सब आयाम हैं, ऑल दीज आर दी एस्पेक्ट्स। तो थोड़ा लिखिए, उसके बाद मैं आपको फिर और आगे बताता चलता हूं। इंटरनल सिक्योरिटी हम पढ़ेंगे। लिखिए, पहले लिखिए सेफ्टी वर्सेस सिक्योरिटी। सबसे पहले सेफ्टी वर्सेस सिक्योरिटी। ऐसे ही एक वर्ड होता है डिफेंस एंड सिक्योरिटी, डिफेंस वर्सेस सिक्योरिटी। कोई आपसे पूछ रहा है, डिफेंस हमेशा हमारे एक्सटर्नल बॉर्डर्स का होगा, सिक्योरिटी हमारे इंटरनल मैटर्स में रहेगी। ठीक है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो बाहर के काम देख रही है।
हमारे ऊपर चाइना से अटैक ना हो जाए, हमारे ऊपर पाकिस्तान से अटैक ना हो जाए, हमारे पास मैरीटाइम बॉर्डर में कोई दूसरा देश ना घुस के आ जाए. All these aspects are dealt by the Ministry of Defense. So defense means guarding the international borders, whether land or maritime. Like a safety versus security. The words safety and security are used. The words safety and security are used interchangeably, but they have quite different meanings. Safety is the state of being protected. Safety is the state of being protected against harm or danger, of spontaneous nature, Spontaneous समझते हैं, which happens on its own. Spontaneous है. Spontaneous nature. While security is the action taken to make places and people safe. भाई संसद भवन के बाहर सिक्योरिटी तैनात है, गार्ड्स लगे हुए हैं ना, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ग्रुप पीएसजी ऑफ सीआरपीएफ, वो बाहर उन्होंने बैरिकेड्स लगा रखे हैं टू मेंटेन द सिक्योरिटी. सेफ्टी के लिए नहीं है. सेफ्टी के लिए तो संसद भवन के गेट पर वो नहीं, मेटल डिटेक्टर नहीं भाई. संसद भवन की सेफ्टी किस में होगी कि आरटीपीसीआर टेस्ट करा करके अंदर आएंगे, है ना. दैट इज सेफ्टी. वो सांसदों की सेफ्टी के लिए है ना, वो सांसदों की सिक्योरिटी के लिए नहीं है. अगर आपसे कहा जा रहा है भाई कोविड फैला हुआ है, हमने देखा लोकसभा में, राज्यसभा में उन्होंने ग्लासेस लगा दिए और दूर दूर करके बिठाना शुरू कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग. इट इज फॉर द सेक ऑफ देयर सेफ्टी, नॉट फॉर सिक्योरिटी. सिक्योरिटी के लिए तो पुलिस तैनात है ना बाहर. सिक्योरिटी के लिए तो जब वोटिंग चालू होती है तो गेट बंद कर दिए जाते हैं, ये होती है सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी और सेफ्टी में अंतर समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? लिखिए, टू मेक प्लेसेस एंड पीपल सेफ. प्रधानमंत्री गुजरेंगे तो पूरा रास्ता क्लियर करा दिया जाएगा. इंसान तो छोड़िए, एक जानवर भी बीच में नहीं आना चाहिए, वरना जिस एरिया में वो जानवर बीच में आया वहां का सर्कल ऑफिसर सस्पेंड. कैसे बीच में आए भाई, है ना. देखिए, सेफ्टी इज इमोशनल और इंटरनल एस्पेक्ट. सेफ्टी इज इमोशनल और इंटरनल एस्पेक्ट. भाई हाथों में हमने सैनिटाइजर लगा लिया, अब हमारा दिमाग कह रहा है कि अब हम सेफ हैं, भले ही ना हो. इंटरनल एस्पेक्ट. While security is considered external or physical in nature. ऐसे सवालों के लिए ना अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए. कभी भी आपसे जब पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, आदमी अंदर तक हिल जाता है. पहला तो सबसे पहले तो ये होता है कि अब हम करें क्या, करंट आना बंद हो गया. देखिए, in other words, security is about efforts and measures. In other words, security is about efforts and measures which protect us from deliberate harm. Security is about efforts and measures which protect us from deliberate harm and threats that are out of control. आपको ये जीआरपी और आरपीएफ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना. इसको जिंदगी भर याद रखना, भूल मत जाना कि यहाँ कोर्स खत्म हुआ और आप भूल गए. लिखिए, नेशनल सिक्योरिटी. ये डेफिनेशन लिखिए कि नेशनल सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड as the protection of physical, political and cultural identity.
the protection of physical, political, and cultural identities of a nation against encroachment by other nation states. Against encroachment by other nation states. Physical, political, and cultural identities of a nation against encroachment by other nation states. ये इत्तेफाक है कि हमारे दोनों पड़ोसी अपने काम से ज्यादा हमारे अंदर दिलचस्पी रखते हैं कि भारत क्या कर रहा है ना। चाइना को इस बात से खलबली मच जाती है अगर दलाई लामा एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल कर रहे हैं तो चाइना परेशान हो जाता है कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है। आज की डेट में अगर बयान आ जाए ना कि दलाई लामा अरुणाचल जा रहे हैं, चाइना सारा काम छोड़ देगा अपना और वो सबसे पहले फोर्स बढ़ाएगा वहां पे अरुणाचल प्रदेश की ओर कि अभी यहाँ से हटो, लद्दाख से हटो, अरुणाचल जाओ, क्योंकि दलाई लामा आ रहे हैं। वो उस निहत्ते बेचारे बूढ़े इंसान से इतना खौफ ज़दा है चाइना, दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी आर्मी, अकेला, मतलब वो तो सर्दियों में भी टोपी नहीं लगाते हैं, उनसे डर रहे हैं। क्या करेंगे, कितने कमजोर हैं। देखिए, द नोशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, द नोशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी can be expanded to include not only internal security, not only external security and internal security, not only external security and internal security, but also economic, food, energy, economic, food, energy, cyber, nuclear, nuclear, and space security, नेशनल सिक्योरिटी की स्लाइड में जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये इमेज नॉर्थ ब्लॉक की है, ठीक है। जब आप राष्ट्रपति भवन को विजय चौक से खड़े होकर के देखेंगे तो आपके राइट हैंड साइड पे नॉर्थ ब्लॉक है और लेफ्ट हैंड साइड पे साउथ ब्लॉक है। नॉर्थ ब्लॉक की फोटो यहाँ इसलिए लगाई गई है क्योंकि इसी में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिचुएटेड है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दे आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ब्लॉक, whereas Ministry of Defense, Prime Minister's Office, and Ministry of External Affairs, as well as the Cabinet Secretariat, these 4 offices, they are located in South Block. North Block and South Block of Central Secretariat. देखिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमने अक्सर ये वर्ड पढ़ा होगा कि नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है। वो क्या, किस चीज का भाई ब्लॉक है? वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का ब्लॉक है, ठीक है। देखिए, इट डील्स विद एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इट डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ अ कंट्री, it deals with protection of a country from attacks by outside forces, in India, external security in India, external security is entrusted with the Ministry of Defense. The Ministry of Defense, which ensures the mandate through the deployment of 3 armed forces, through the deployment of 3 armed forces, namely Indian Army, Indian Air Force, and Indian Navy. Indian Army, Indian Navy, and Indian Air Force.
These armed forces work under the supreme command of. These armed forces work under the supreme command of Honorable the President of the Republic of India. Honorable the President of the Republic of India. Full stop. देखिए इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी इस स्लाइड में आप देख भी पा रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बीच में एक डिफरेंशिएटिंग लाइन खींचने की कोशिश की गई है, जिसमें नोडल एजेंसी की बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जबकि जब एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात आ रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय काम कर रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो अंडर एमएचए, अंडर एमएचए। उधर है रॉ अंडर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक, यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो मैंने अभी बताई वहां पे वो 3 आर्म फोर्सेस हो गई। अब मैंडेट क्या है यहाँ पे? इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। अब वहां पर क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल लैंड एंड मैरीटाइम बॉर्डर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो जरा ये लिख लें, उसके बाद हम इसको एक भी नोट कर लेंगे। लिखिए इंटरनल सिक्योरिटी में इट कैन बी डिफाइंड एज इंश्योरिंग पीस, it can be defined as ensuring peace, law and order and tranquility, peace, law and order and tranquility, 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 मतलब जो शासन के कब्जे में रहना चाहिए व्यवस्था, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ये नहीं कि बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह सड़कों पर दौड़ लगा रहे हैं, वो नहीं चलेगा। इसीलिए जिस समय सचिवालय कूच किया जाता है तो पुलिस हाँकने के लिए खड़ी रहती है वहां पे कि आओ हम भी देखते हैं आप सचिवालय पे कूच कैसे करेंगे। अगर पुलिस वहां पे खड़ी ना हो तो घुस जाएंगे सचिवालय के अंदर। ठीक है, और एक विभाग की लड़ाई है सचिवालय के अंदर तो सारे विभाग है, वो तो सारे विभागों में तहस नहस करके चले जाएंगे। तो इसलिए ट्रैंक्विलिटी बनाने की जरूरत है, पीसफुल रहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। देखिए within a country's border by upholding, ये कंटिन्यू कर रहे हैं, within a country's border by upholding the law of land, upholding the law of land। ठीक है, public order and police are enumerated, public order and police are enumerated in the state list, in the state list in 7th schedule to the Constitution of India, in 7th schedule to the Constitution of India, and therefore most of the internal security challenges, most of the internal security challenges are handled by, most of the internal security challenges are handled by state governments and UT administrations, union territory administration। यूनियन टेरिटरी में कभी सरकार नहीं होती है, मतलब सरकार हमेशा वहां होगी जहां पर क्या है, अरे भाई जहां पर विधानसभा होगी। देयर आर 2 यूनियन टेरिटरीज वेयर लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर लोकेटेड, दे आर दिल्ली एंड पुदुचेरी। ठीक है, तो पहले कश्मीर जब स्टेट होता था, स्टेटहुड उसका गया, तो विधानसभा भी अभी तो डोरमेंट है, अब क्या आगे होगा तो मालूम नहीं है। जिस जो उनके लक्षण है वैसा तो लग नहीं रहा कि अभी हाल फिलहाल में उनको विधानसभा मिलेगी, पर जब मिलेगी तब की तब देखी जाएगी। अभी फिलहाल के लिए 2 हैं, लिखिए। और लद्दाख वाले तो यूटी में ही बहुत खुश हैं, उन्होंने तो कभी विधानसभा मांगी नहीं, उन्होंने कहा केंद्र रहे और सीधे पैसा आए और सीधे खर्च हो।
हमें तो वो व्यवस्था चाहिए ही नहीं कि हम वोट डालने जाएं। बहुत लंबा समय जब हो जाता है ना इंसान को सहते सहते, तब वो कहता है कि अब जो जैसा सुधार मिल रहा है वैसा सुधार कर दो भैया, हमें मुक्त कराओ। ठीक है, देखिए एट सेंट्रल लेवल MHA, Ministry of Home Affairs, Ministry of Home Affairs, MHA acts as the nodal ministry, acts as the nodal ministry. इस देश के सभी मंत्रालयों में सबसे बड़ा मंत्रालय यदि कोई है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। इस देश में सबसे पावरफुल IAS ऑफिसर अगर कोई है, कैबिनेट सेक्रेटरी तो कहने की बातें हैं, होम सेक्रेटरी इज द रियल ब्यूरोक्रेट हु हैंडल्स द सिचुएशंस। चाहे कुछ भी हो जाए, कोविड है तो उसमें उन्होंने देखा कोई बड़ा रेल दुर्घटना हो गई है, अभी मोरबी में ब्रिज कोलैप्स हो गया है, सीधी बात करते हैं कहां पर डैम में ज्यादा पानी चढ़ रहा है, क्या पानी छोड़ना पड़ेगा। डैम के पानी छोड़ने से लेकर घाट के डूबने तक, कहीं पर हत्या हो गई, कोई बड़ा केस हो गया, ठीक है, किडनैपिंग हो गई है या कुछ हाईजैकिंग हो गई है, सारे मामले में होम सेक्रेटरी का सीधा सीधा वो एक दिल्ली से फोन आता है स्टेट में, और वो ऑफिसर जो है ऑफिसर से बात करता है। देखिए मर्यादा भी इसी में ही है दोनों तरीके की। एक तो वो अपने पॉलिटिकल मास्टर से कुछ उनको ज्यादा बोल लेंगे नहीं, अधिकारी लोग जो हैं दिल्ली में, और दूसरी बात है कि वो बोलेंगे तो यहाँ मंत्री जी समझ भी नहीं पाएंगे कि वो आखिर बोल क्या रहे हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि अधिकारी अधिकारी से ही बात करे। तो इसलिए कि व्यवस्था बना करके रखी गई कि जब होम सेक्रेटरी, क्योंकि उनका समय बड़ा कीमती है, इनका तो जो है सो है, अब वो एक बार में बात बोल रहे हैं और इनको बात ही नहीं समझ में आई तो समझ लीजिए उतना ही टाइम उन्हें फिर से देना पड़ेगा, और इतना समय नहीं है होम सेक्रेटरी के पास। तो वो एक बार DGP से या स्टेट के होम सेक्रेटरी से बात करेंगे कि क्या चल रहा है, और उतने में यकीन जानिए खलबली मच जाती है कि दिल्ली से फोन आ गया है। इतना बहुत होता है, 1 घंटी बहुत हो जाती है। raw so there are two ways. First is direct, means deputation, and second is personal approach based, means the person is approached by those agencies. First they keep an eye over the person, they just notice all the activities of person under consideration, and subsequently they approach the person that we have noticed you since so long and we need your help, and that is an offer which nobody can means resist, और वो उनसे मना नहीं किया जा सकता। वो मना करेंगे तो उसका तो बहुत ही बुरा परिणाम, वो सोच नहीं सकता उस व्यक्ति के साथ पर क्या होगा, क्योंकि वो एक ऐसा होता है, वो उनको वो काम करना है तो करना है वो क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी है। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं। अगर आपको जाने की इच्छा है, सीधी सी बात है, तो ACIO का पेपर है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसमें उसको असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बोलते हैं। ACIO का IB का पेपर होता है। जो लोग इस व्यवस्था से जुड़ना चाहते हैं वो IB में जा सकते हैं, अदरवाइज पुलिस में भर्ती होकर के भी आप काम कर सकते हैं, पर उसके लिए बेहद गंभीरता चाहिए, बातों को छुपाने की ऐसी शक्ति कि भनक भी ना लगने पाए, आपके इस हाथ को पता ना चले कि दूसरे हाथ ने कौन से फाइल पर सिग्नेचर कर दिए हैं, वो वाली गंभीरता चाहिए। वो शायद 1000 में से किसी एक में होती है। ठीक है ना, क्योंकि कोई ना कोई हमारे जीवन में इतना खास होता है जिससे हम सारी बात बक देते हैं कि आज हमने ये किया है, अब वो आपने कर दिया तो बस गया, फिर खो गया काम। इसलिए तो नहीं हो पाता, वो हर किसी के बस का नहीं है। जरा डालिए डिपार्टमेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आप देख पा रहे हैं दोनों मंत्री जी अपने अपने काम में बिजी हैं, है ना, वो ज्यादा बिजी हैं। वो विजिटर्स नोट लिख रहे हैं डायरी में। एक तरफ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह बैठे हैं, दूसरी तरफ गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह बैठे हुए हैं। दोनों लोग नेशनल सिक्योरिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर के पास एक्सटर्नल बॉर्डर्स का काम है, और जबकि होम मिनिस्टर के पास पूरे देश का सारी जिम्मेदारियां हैं कि क्या कैसे क्या होना है। ठीक है,
अभी जैसा मैंने अभी बताया मोरबी का ब्रिज कोलैप्स से लेकर के जो भी कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो उसमें होम मिनिस्टर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। देखिए डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फर्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अंडर डिफेंस सेक्रेटरी, अंडर डिफेंस सेक्रेटरी। सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स अंडर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स under chief of defense staff CDS। third is department of defense production, department of defense production। और ये जब प्रोडक्शन की बात हो रही है तो इसमें ये लोग हथियार वगैरह भी देखते हैं और मेडल्स का भी काम देखते हैं, ठीक है, जो सीने पे जो लगाए जाते हैं वो। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन अंडर डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी, अंडर डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी। बहुत बड़ा पद होता है, एक राइफल से बनने से लेकर के एक बॉम्ब से बनने से लेकर के सारे कुछ जो भी कुछ डिफेंस का प्रोडक्शन है सब कुछ इनके सिग्नेचर पर हो रहा है। फोर्थ इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर चेयरपर्सन ऑफ DRDO, अंडर चेयरपर्सन ऑफ DRDO। DRDO हम सब जानते हैं, देहरादून में भी इसके दो एजेंसीज हैं, दो फैसिलिटीज हैं, एक है IRDE और दूसरी है डील, ठीक है। तो रायपुर रोड पर जो लोग नए हैं जो यहाँ के नहीं है वो देख के आ सकते हैं, तो सबके सामने ही बनी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो DRDO के जो चीफ होंगे ही विल बी द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए फिफ्थ डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। उसमें 1 रैंक 1 पेंशन वाला काम है या आपका ECHS का काम है। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम होती है, जानते हैं, नाम सुना है? किसी का परिवारजन फौज से रिटायर नहीं है क्या यहाँ पे? कोई बात नहीं। अंडर DESW सेक्रेटरी, अंडर DESW सेक्रेटरी। नेक्स्ट देखिए डिपार्टमेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, departments under Ministry of Home Affairs। First is Department of Internal Security, Department of Internal Security, then Department of Home, Department of States, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे राजभाषा विभाग बोलते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाने का काम इन्हीं लोगों का ही है, ऑफिशियल लैंग्वेज। देन डिपार्टमेंट ऑफ J&K एंड लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ J&K एंड लद्दाख अफेयर्स। आप अपने आप में समझ सकते हैं कि विषय कितना गंभीर होगा कि एक सेंट्रल मिनिस्ट्री में एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ा, क्योंकि अब तो थोड़ा रोकथाम हो गई है जब से 370 हटा है। जब कहना नहीं चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, जब मैडम चीफ मिनिस्टर थी वहां पर तो रोज मर रहे थे, रोज वो आलम था कि सिविलियंस भी जा रहे थे और जवान भी शहीद हो रहे थे, और वो उल्टा FIR और नोट करा रही थी जवानों के ऊपर कि ये लोग हमारे बंदों को मार रहे हैं। तो जवानों को कौन मार रहा है भैया? देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। तो आपने देखा कि 5 डिपार्टमेंट्स डिफेंस मिनिस्ट्री में है जबकि 6 डिपार्टमेंट्स होम मिनिस्ट्री में है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रही हैं, जो मेजर चैलेंजेस हैं हमारी सिक्योरिटी को लेकर के। जब मैं ये लिख रहा था तो मैंने हिंदी में इसलिए नाम अलग लिख दिए हैं ताकि जब आप लिखेंगे तब आप भी ये नाम हिंदी में लिखेंगे। आप हेडिंग डालिए कि मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, मेजर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, मेजर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। सबसे पहला चैलेंज जो हमने यहाँ पर लिखा है दैट इज टेररिज्म।
ये भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, when the mosque was demolished in अयोध्या जी, ऐसा बोला जाता है कि मुंबई में बैठी हसीना पारकर ने, शी वॉज द सिस्टर ऑफ दाऊद इब्राहिम, हसीना पारकर, पिक्चर भी बनी क्योंकि बॉलीवुड की एक आदत हो गई है गुंडे मवालियों की कीर्ति गायन की जाए। जैसे हम मनी लॉन्ड्रिंग सुनते हैं ना, काले पैसे को सफेद करने का गोरख धंधा, ऐसे ही जितने दुर्दांत बदमाश आतंकवादी किस्म के लोग हैं उन पे क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए और ये बताया जाए कि ये खराब नहीं थे, ये जो परिस्थितियां खराब थी जिनकी वजह से ये खराब हो गए। वो पिक्चर खूब चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, सुपरहिट हो जाएगी, है। तो ये उन पे वो अलग बात हो गई। चलो, उन्होंने फोन किया अपने भैया को कि भैया यहाँ पर तो ऐसा ऐसा हो गया है और आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। 93 में 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, 12 जगह पर बम फटे है। फिर एक समय ऐसा आया जब गवर्नमेंट दूसरी रही, उसमें आए दिन बम फट रहे हैं। कभी मंदिर में फट गया, कभी मस्जिद में फट गया, कभी चार मीनार पे हैदराबाद में बम फट गया, कभी हैदराबाद की मक्का मस्जिद में बम फट गया, कहीं संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में बम फट गया, अजमेर शरीफ में बम फट गया। बस आप नाम बोलो वहां पे बम फट रहे हैं। अभी तो शायद 8 साल होने आए, मैंने एक भी बम ब्लास्ट तो सुना नहीं। लास्ट हमने टेरर अटैक मुंबई का ही सुना था, उसको भी ठीक से हैंडल कर लिया गया था, समय रहते हो गया था काम। तो टेररिज्म जो है वो हमारे देश की तो सबसे बड़ी समस्या है ही, बल्कि दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है। मुंबई का टेरर अटैक हम लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मजबूर कर देता है कि जबकि हमारे पास इतनी बड़ी इंडियन नेवी है, हमारे पास वेसल्स हैं और जाने क्या क्या हमने खरीद के रखा हुआ है, वो लोग समुद्र में से आके हमको मार के चले गए। हमारे पास इंडियन नेवी भी थी, हमारे पास कोस्ट गार्ड भी थी, हमारे पास मुंबई पुलिस भी थी, रॉ भी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी थी, हम अटैक नहीं रोक पाए। वो लियोपोल्ड कैफे में बंदूक के तड़तड़ाते हुए घुस गए, ये क्या बात हुई भाई? वो इस देश के सबसे शानदार होटल्स में से उन्होंने मार दिया, होटल के जनरल मैनेजर की पत्नी को मार दिया, उनके लड़के को मार दिया, उन्होंने इंटरनेशनल हमारे जो गेस्ट आए हुए थे उनको मार दिया। वहां पे मुंबई में यहूदियों की जो बिल्डिंग है इजराइल की, आपने बच्चे का नाम सुना होगा, मोशे। जब प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने मोशे से मुलाकात की थी, क्योंकि मोशे के माता पिता को वहीं पे नरीमन बिल्डिंग में अटैक के दौरान खत्म कर दिया गया था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस्लाम और ये जो जुडाइज्म है, यहूदी धर्म है, इनको थोड़ा सा ये एंटी है एक दूसरे के, है। तो ये एक विषय ये है। सेकंड, जम्मू एंड कश्मीर सेपरेटिज्म। जम्मू एंड कश्मीर सेपरेटिज्म को हम अक्सर क्या जोड़कर देखते हैं, टेररिज्म बोल देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर सेपरेटिज्म एक अलग समस्या है। ये आज इंट्रोडक्टरी है, मैं इसलिए आपको शॉर्ट में छू चुका, बाकी तो ये सब चैप्टर्स हैं, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। देखो क्या है, हमने एक नाम सुना है हुर्रियत। हुर्रियत के नेता कुछ चले गए, कुछ जेल में हैं, कुछ ठंडे हो गए, अभी तो स्थिति ये है। हुर्रियत के नेताओं का भाई कहना था कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। अब पाकिस्तान से क्या बात होगी भाई? इंडिया का एक स्टैंड था कि आप गोली चलाना बंद कर दो, हम बात शुरू कर देंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने ये वाली बात कही कि गोली और बोली एक साथ नहीं चलेगी। ठीक है, आप गोली चलाना बंद कर दो, हम अपना बातचीत के लिए बैठते हैं, हम सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे, जो भी देखते हैं क्या हो सकता है। वो नहीं माने। फिर यहां से भी इन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। जब जवाब देना शुरू कर दिया तो संबंध और ज्यादा बिगड़ गए। आप जब तक सुनते रहो लोग सुनाते रहेंगे, जब आप पलट के जवाब दे दोगे तो आपके संबंध बिगड़ जाएंगे, लोग कहेंगे वो तो बदतमीज है, पलट के जवाब देता है। ऐसा ही होता है आज के टाइम में। क्या है, हमारा कोई एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है, उनका कोई एम्बेसडर इंडिया में नहीं है, खत्म। क्या कारण है? जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेटिज्म, भड़काना, बच्चों को भड़काना, नौजवानों को, माहौल को बिगाड़ना, और अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाना
और उनके बच्चों को बेचारों को उन स्कूलों में भी नहीं पढ़ने देंगे। अरे क्या करोगे पढ़कर, दीन के लिए हथियार उठाओ, ये वाली बात है। अभी तो यही तो समय है, मौका है। बच्चे कह रहे हैं अरे भाई उनको पढ़ने, वहां पे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, बच्चे मजबूर हैं, कोई नौकरी नहीं है, वो एम्प्लॉयबल भी नहीं है, वो इस लायक भी नहीं कि उनको नौकरी दी जा सके। और जब वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं तब उनको 500-500 रुपए का लालच देकर के पत्थर फेंकवाया जाता है। यही तो हुआ, हमने सबने देखा। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे जन्म से पहले हो गई थी, ये तो हमने सबने अपनी आंखों के सामने देखी है चीजें कि कैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं, कैसे जो है नारे लगाए जा रहे हैं, झंडे ले रहा है, उन्हें मतलब भी नहीं मालूम। वो पाकिस्तान का झंडा लेकर के बताओ सड़कों पर उतर रहा है केवल इसलिए कि शाम को उन्हें 500 का एक पत्ती टिका दी जाएगी, लो बेटा बस। उसमें कितने लोग मरे। ऐसी सी हमारी तीसरी समस्या है नॉर्थ ईस्ट वाली। लेफ्ट विंग तो बाद में बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में भी इसी तरीके का इशू है। उनको उनकी एक अपनी एथनिक आइडेंटिटी होती है। हम नागाज हैं या हम मणिपुरी हैं या हम जिस भी ट्राइब के हैं, उनकी एक अपनी एक आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी पे उनको बेहद गर्व होता है। इस हद तक गर्व होता है कि वो दूसरे को दबाने पर आमादा हो जाते हैं कि हम ही रहेंगे, ठीक है। तो ये जो समस्या आके सामने खड़ी हो जाती है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ट्राइबल कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। जब ट्राइबल कन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो आप समझिए कि एक तो वो रिमोट एरियाज हैं, जंगलों में कोई लड़ रहा है, उसकी बात जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलती है काफी देर हो चुकी होती है। शहरों में यहाँ पे अभी दंगा बलवा हो जाएगा, तुरंत पुलिस को मालूम चल जाएगा। एक बिल्कुल रिमोट एरिया में कहीं गांव में कोई 50-60 लोग रह रहे हैं, उनका किसी और 50-60 के लोगों से आपस में दंगा बलवा हो गया, आप गढ़वाल को इमेजिन कर लो, तो कब तक जिला प्रशासन को, कब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम चलेगा? बहुत देर हो चुकी होगी, तब जाकर के मालूम चलेगा। और हो सकता है कि 2-4 के सिर फोड़ दिए गए हों, 2-4 मार दिए गए हों, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी जो बात है वो है नॉर्थ ईस्ट जो इंसर्जेंसी है, इसमें है कि अपनी रीच को कैसे बनाया जाए, कैसे हम। अच्छा, फिर इस काम को करने के लिए क्या जरूरत है कि 24 घंटे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ रहें। तो एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस वो अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी एथनिसिटी वही हो, तो उन लोगों को देख करके वो और ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं ये इन्होंने हमारे ऊपर सिर पे पता नहीं कौन सी फौज तैनात कर दी है। ठीक, अब फिर से फ्रिक्शन शुरू हो गया। तब फ्रिक्शन मिटाने के लिए तो हमने फोर्स भेजी, अब वहां फोर्स से फ्रिक्शन शुरू हो गया। तो समझ रहे हैं, अब दो धारी तलवार जैसा हो गया, इधर से भी काटेगा और उधर से भी काटेगा। अब फोर्स हमारी बीच में फंस जाती है कि हम क्या करें। तो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का अलग एक विषय है, वो बहुत गंभीर समस्या है, उसको कैसे देखना है। और एथनिसिटी में क्या है कि वो उनको अपने जैसे कौन लोग लग रहे हैं, वो म्यांमार वाले। भाई ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के टूटने के पीछे का क्या कारण है? एथनिसिटी। क्यों बांग्लादेश अलग हुआ? क्योंकि बंगाली की एथनिसिटी पंजाबी से बिल्कुल अलग होती है, वो मिलते ही नहीं है। और बीच में इतना बड़ा इंडिया भी पड़ रहा था, तो वो कट ही गए, कटना तो उनको था ही, वो बिल्कुल ही अलग हो गए। आज इंडिया क्यों जुड़ा हुआ है? इंडिया इसलिए जुड़ा हुआ है कि हमारा जो पूरा जो मैप है, हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हमारे पास एक रेलवे नेटवर्क है, हमारे पास एयरपोर्ट्स का नेटवर्क है, फ्रीक्वेंटली लोग आते जाते रहते हैं, तो हम लोग जुड़े हुए हैं। अब हमारा एक ऐसी कहीं एक होता है टापू जैसा कहीं दूर 2-4 देशों को पार करते हुए, तो उनको कोई मतलब थोड़ी ना होता हम लोगों से उतना ज्यादा, मौका लगते ही वो अलग हो जाते। बांग्लादेश देखो हो गया। तो एथनिसिटी, एथनिक टेंशन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के मूल में है, इसके अंदर जो छुपा हुआ है वो नॉर्थ, ये एथनिक टेंशन इसके पीछे कारण है। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने 4 तरीके की रेसेस पढ़ी हैं, ऑस्ट्रेलॉइड, आर्यन है, ऑस्ट्रेलॉइड है, कॉकेसॉइड है, मंगोलॉइड है। मंगोलिया के लोग मंगोलॉइड कहलाते हैं। आप देखो जो गढ़वाल में जो चमोली और जो वो जो चाइना बॉर्डर वाला एरिया लगता है, वहां पे लोगों की आंखें वैसी सी होना शुरू हो जाती हैं, थोड़ा बारीक हो जाती हैं, हाथ पैर ये जो है वो बाल नहीं होते हैं, बहुत कम दाढ़ी आती है, तो उनके जो है वो उनकी ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो ये मंगोलॉइड जो लोग हैं, तो उनको रेस्ट ऑफ इंडिया से उनको उतना ज्यादा
अफेक्शन नहीं लगता है, एफिनिटी नहीं लगती है, समझ रहे हैं। एक हमारे पास है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का तो मतलब भैया बहुत ही, मुझे तो फ्लॉप स्टोरी लगती है इनकी, तो कम, मुझे कोई बात आज तक समझ में आई नहीं। वो कहते हैं हम क्रांति करेंगे और सरकार बदल देंगे। अरे भाई तो आप करोगे क्या सरकार बदल के? कहते हैं हम सबको बराबरी का हक देंगे, सबका एक जैसा घर हो, एक जैसी गाड़ी हो, सब एक जैसा कमाएं। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। करोगे कैसे ये तो बताओ। उसका कोई जवाब नहीं, क्रांति करेंगे। और क्रांति करेंगे तो क्या होगा? तो लोग मरेंगे। तो जिनके हित के लिए आपने इतना कुछ सोचा, आपने मार दो, हो गया हित। गरीबी खत्म करने के दो तरीके हैं, या तो आप गरीबी मिटाएं या आप गरीब मिटा दें। भाई गरीबी का तो पता वो जनसंख्या में चलता है ना, एनुमरेशन जब होगा उसमें गरीब कम आएंगे। मिटा दिए गए गरीब, गरीबी खत्म हो गई देश में। कितने अच्छे तरीका है। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि जब हम आपके लिए, मैं उनको अलग मानता हूं, देखो मैं उनको देश का हिस्सा नहीं मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जवानों को मार चुके हैं। और अब तो अभी जो चिंतन शिविर हुआ है सूरजकुंड में, फरीदाबाद में, गृह मंत्री का अभी तो 2-4 दिन हुए हैं, हरियाणा के होम मिनिस्टर की डांट पड़ी, दुनिया ने देखा। तो उसमें तो उन्होंने कह दिया कि देश की सबसे बड़ी समस्या अब अगर कोई बनकर के खड़ी हुई है इस समय में, दैट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। हमें इनका समूल नाश करना है, खत्म कर देना, जड़ से मिटा देना, एक को भी नहीं छोड़ना। जो सामने आएगा सख्ती से निपटना है नक्सलवाद। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने कहा है कि नक्सलवाद दो तरीके का है, कुछ के हाथ में हथियार हैं और कुछ के हाथ में पेन है। वो लिटरेचर लिखने वाले प्रोफेसर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में तैनात हैं, उनको चुन चुन के निकालो। पुलिस से उन्होंने कहा है पता लगाओ ये कौन कौन लोग हैं, कौन कौन है जो भड़का रहे हैं। ठीक है। तो इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है, और नक्सलवाद से हमें बिल्कुल उसके खिलाफ आंदोलन, एक धर्म युद्ध जैसा छेड़ देना, कोई नहीं छूटना चाहिए, एक भी नहीं। ये बिल्कुल वायरस की तरह है, और उनकी बातें सच में वायरस जैसी होती हैं, वो भड़का देते हैं। इसमें क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में अब आप देखो, जैसे हमारे एकलव्य मॉडल स्कूल की बात कही गई, ट्राइबल एरियाज में एकलव्य मॉडल स्कूल खोला जाएगा, बच्चे वहां पर पढ़ेंगे। उस बिल्डिंग को उन्होंने रॉकेट लॉन्चर मार के उड़ा दिया। ठीक है। या हमने कहा ट्राइबल एरियाज में सड़क बनाई जाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छी एक सड़क बनवाई, उन्होंने सड़क पे काम करने वाले लोगों की हत्या कर दी, शव लटका दिए पेड़ से। तो जब आपको सड़क नहीं चाहिए, आप पुल को तोड़ दोगे, आप रेलवे लाइन की पटरियां उखाड़ दोगे। नक्सलवादी ऐसा करते हैं। राजधानियां पलटी हैं, रांची की राजधानी पलटी है, रफीगंज में तो केस पूरा, रफीगंज में तो मैंने आपको बताया राजधानी तो नदी में समा गई थी। आज तक का सबसे भयानक एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, रफीगंज राजधानी एक्सप्रेस का हुआ था। वो आधी रात में वो पूरी ट्रेन पानी में समा गई थी, और उसका लिंक भी वहीं जोड़ा जा करके कि पटरी खोल दी थी इन लोगों ने, और रात में ट्रेन निकल गई, उतर गई, बेपटरी हो गई। तो कैसे आपके प्रति दया दिखाई जाए? आप ऐसा क्या करके भूल गए इस देश के लिए कि जब सरकार आप पे दया करे, आपको छोड़ देगी, अरे कोई बात नहीं बेटा चलो गलती हो गई? वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसके अलावा अब जो बहुत बड़ी समस्या देश में है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग्स। बच्चों को आदत लगवा दो ड्रग्स की। ये क्या बजने लग गया? ये भी ऑर्गेनाइज क्राइम ही है। क्या है, बच्चों को ड्रग्स की आदत लगवा दो एक बार, वो ड्रग्स डिमांड करेंगे। एक तो वीक हो जाएंगे अंदर से, जो ज्यादा इन सब पे आधारित हो जाते हैं, उनकी सोचने समझने की क्षमता है ना, वो कम हो जाती है। कोई देखा है जो नशेड़ी होता है वो बहकी बहकी बातें करता रहता है? क्यों? इसके पीछे का कारण है क्यों, अब उसका जो दिमाग है उसके ऊपर सीधा वो असर कर रही है वो सब चीजें। और अब नेचुरल ड्रग्स तो काफी पीछे छूट रहे हैं, अब तो सिंथेटिक ड्रग्स का जमाना है, केमिकल ड्रग्स का जमाना है? एक जहाज था कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया पे पार्टी चल रही थी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पता चला कि मुंबई से वो जहाज चला है, उस पर किसी का बेटा है,
फिर वो एनसीबी की टीम वहां पहुंची और एनसीबी ने कहा कि हमें कुछ नहीं मिला। तो कॉर्डेलिया पे सुंदरकांड सुनने गए थे क्या? करने क्या गए थे? या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आप अब झूठ बोल रहे हैं। तो तब तो सबने सीना ठोक के कहा था कि हमने इतने किलो की बरामदगी की है। तो कहाँ गया? क्या आपने खा लिया या उसी दरिया में फेंका है जहां से कॉर्डेलिया जा रहा था? तो बहुत सी बातें हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो ऑर्गेनाइज्ड इसीलिए तो है, क्यों उसके नाम में क्राइम के आगे हमने ऑर्गेनाइज्ड लगा दिया? बिकॉज देयर इज अ syndicate of criminals, politicians and agencies, those who are entrusted with the responsibility of prosecuting them, they are also the part of scandal, they are also the part of syndicate। सारी बातें पता है सबको। अरे भाई जब घर बन रहा था तब क्यों नहीं तोड़ा गया? आज अचानक वो आपके विरुद्ध बोला और आपने बुलडोजर लेकर उसका घर गिरवा दिया कि वो तो अवैध था। पिछले 10 साल से वो वहीं का वहीं खड़ा था, तो आपने अब क्यों गिरवाया? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जब तक हम सब साथ मिलकर के चल रहे हैं चलने दो। जहां किसी की परतें खुली बस गेम बजाएंगे उसका। ये होता है, यही एक तरीका है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से कमाया जाने वाला पैसा और दूसरे तरीके के अपराधों में लग रहा है, इस बात को सीधे समझ लीजिए। ड्रग्स से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप कर लिया और बेच दिया, मालूम ही नहीं चला कहाँ गई। या बच्चे उठा लिए, उनके हाथ पैर काट दिए, उनसे भीख मंगवा रहे हैं सड़कों पर, उनकी किडनी निकाल ली, बच्चों की आंख निकाल ली, एक बेच आए बाजार में जाकर के। ये आलम है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है सारा का सारा। और इससे आने वाला पैसा जो है, यहाँ ये देखो, ये सब जो है ना इसमें लग रहा है। टेररिज्म है, तो ये कहां से पैसा आ रहा है? पैसा कहां से आ रहा है? हम अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे, कमा रहे हैं, पर सोचना पड़ रहा है कि कैसे क्या मैनेज करनी पड़ती है। कोई बहुत बड़ी चीज हो, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हिसाब बैठाना पड़ रहा है। और यहाँ तो गोलियां चल रही हैं। मैंने पता किया एक गोली कितनी, 250 रुपए की एक आती है एक गोली। अखबार भी नहीं है सारे, कहीं तो पैसा जुटा ही रहे ना, वो कहाँ से आ रहा है? तो ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक क्राइम है। चाहे वो ड्रग अब्यूज हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो और जो हवाला का काम हो, वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, वो ब्लैक मनी हो, वो कुछ भी हो, कोई भी इस तरीके की जो चीजें हैं वो सब एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। जैसे गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी चोरी हो गई, उसका इंजन खुल गया, बिक गया, जिसको जितना शेयर मिलना था मिल गया, आप एफआईआर नोट करा दो, बस इंसान की भूमिका उतनी रहती है। पुलिस कह देंगे हाँ हम ढूंढते हैं, वो आपको एक पर्ची रिसीविंग पकड़ा देंगे, आपकी गाड़ी की जगह वो रिसीविंग लिए अपने हाथ में घूमते रहो। एक जमाने में क्योंकि उसका बस इतनी उपयोगिता, अब वो गाड़ी किसी क्राइम में अगर इस्तेमाल होती तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, खत्म। पर गाड़ी से एक पर्ची में समेट गया, क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइज क्राइम था, सब लोग मिले हुए थे। कभी पता चल जाता है तो चल जाता है, ठीक है। और जो मैंने आपको बच्चों वाली बात बताई है, औरतों वाली बात बताई है, तो ये तो सब जानते ही हैं किस तरीके से। आप देख लो किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, सड़कों पे भीख मांगते हुए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये है, लिखिए, मेजर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। फर्स्ट इज टेररिज्म और आतंकवाद। टेररिज्म, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर सेपरेटिज्म, जम्मू कश्मीर सेपरेटिज्म, जम्मू कश्मीर अलगाववाद, अलगाव, जम्मू कश्मीर अलगाववाद। देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, पूर्वोत्तर उग्रवाद, पूर्वोत्तर उग्रवाद।
देख रहे हैं, एक आतंकवाद है, एक अलगाववाद है, एक उग्रवाद है, सॉरी ये वामपंथ उग्रवाद है। जो आपने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म लिखा है ना, इसमें वामपंथ उग्रवाद होगा। देन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, पूर्वोत्तर उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, पूर्वोत्तर उग्रवाद। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो थ्योरी है वो अभी तक साबित नहीं हो पाई है। उस समय के होम सेक्रेटरी ने ये वाली बात अपने रिटायरमेंट के बाद कही, आर.के. सिंह अभी मंत्री हैं, पावर मंत्री है ना केंद्र सरकार में। वो बोले मुझसे बोला गया था कि एक एंगल तैयार कर दो, वो होम सेक्रेटरी थे, पर वो हो नहीं पाया। साध्वी प्रज्ञा और जो क्या नव भारत फाउंडेशन है वो क्या है, कर्नल भी थे, कर्नल शेखावत आई थिंक, वो सब बेकसूर हो गए। तो जब कोर्ट ने उनको बेकसूर कर दिया तो भाई मैं तो कोई नहीं हूँ उनको कसूरवार बोलने वाला। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, हाँ, जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है क्या है, वो एक काउंटर एक्टिव फोर्स की तरह से काम करता है। मगर ये कह देना एक इस तरीके से अभी तक उसकी कोई समझ रहे बेस नहीं है। अब कहीं तो आए लिख करके, तब तो मैं आपको लिखवाऊं, तो बात है। मैं कोई डीजीपी थोड़ी ना हूं, मेरा तो काम बस उतना है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म का क्या आप कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या? भाई राइट विंग कौन से होते हैं मालूम है? राइट विंग का क्या मतलब है? नेशनलिस्ट विचारधारा वाले, सरकार है हमारा, राष्ट्र है हमारा, बस वो है। तो अगर आप सरकार के साथ खड़े हो तो क्राइम थोड़ी ना है। आप मुझे एग्जांपल बताना, है ना? नहीं देना तो सही एग्जांपल, तब तो मैं, देखो आप बस शब्द बोलोगे तो मैं उस पर पूरी कहानी बता दूंगा, पर आप मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए, ये वाली बात है। नेक्स्ट इज कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। राइट विंग वाले ये सब नाम आए थे बम ब्लास्ट में, मुझे मालूम है, पर वो कुछ चल नहीं पाया। साध्वी प्रज्ञा ने तो अपने बड़े अनुभव साझा किए, बोले हमें मारा भी गया, पीटा भी गया कोर्ट उसमें, अब तो बेचारी खैर व्हील चेयर पर आ गई हैं, पर सस्टेनेबल नहीं रहा वो, मतलब वो काम नहीं कर पाई उनकी थ्योरी। देखिए, देखो मुझे कहना नहीं चाहिए, पर जब भी किसी बॉम्ब ब्लास्ट में फिर नाम सामने आते हैं ना कौन कौन है, तो उन सब लोगों में एक चीज कॉमन होती है, समझ रहे हैं? तो वो वाला फैक्टर एक ऐसा है कि जो हमें रोकता है कि हम किसी दूसरे पर उंगली उठाएं। ये मेरी लिमिट है, मतलब मैं इसके आगे नहीं बोल सकता। बट जब भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट या टेरर एक्टिविटी सामने आती किसी भी देश में, किसी भी देश में, तो उन सब में एक चीज कॉमन है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। और राज्यसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन गुलाम नबी आजाद ने अपने रिटायरमेंट स्पीच में कहा, द स्पीच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, मैं नहीं बोल रहा, संसद के रिकॉर्ड पर है, संसद की वेबसाइट पर भी है और यूट्यूब पर भी है। उन्होंने कहा यहां तो लड़ लो ये जो सांप्रदायिकता है, पर उन देशों में क्यों लड़ाई हो रही जहां पर केवल एक ही धर्म का रुतबा चल रहा है, वहां क्यों लड़े मर रहे हैं आपस में? इसका मतलब है कहीं ना कहीं असंतोष खुद के अंदर है। अगर हमसे कोई लड़ने वाला नहीं है, हम सारे भाई बंधु एक साथ हैं, हम तब भी लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कहीं हम संस्कार विहीन हैं, हमारे अंदर संस्कारों की कमी है, सीखा नहीं हमने। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत कुछ सहने के बाद भी लोग एक खड़े हैं, बहुत कुछ सहने के बाद भी आज भी भारत एक है, और बहुत से दिन देख लिए, शायद और आगे भी देखेंगे। देश है, आगे तो चलता ही रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर हम एकजुट खड़े हैं। ठीक है, उनका त्योहार है तो हम उन्हें बधाई दे रहे हैं, हमारा त्योहार है तो वो हमें बधाई दे रहे हैं, सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध,
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम संगठित अपराध, सब संगठन में आ गए हैं। नेक्स्ट इज साइबर क्राइम, साइबर अपराध। नेक्स्ट कोस्टल एंड एयर स्पेस सिक्योरिटी, कोस्टल एंड एयर स्पेस सिक्योरिटी। नेक्स्ट रीजनलिज्म, वो गढ़वाल का है, वो कुमाऊं का है, वो तो जौनसार का है। यूपी में कहाँ के हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो या यूपी में? आपको पता है यूपी में असल में यूपी वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश वालों को असली ठेठ यूपी का माना जाता है। लखनऊ के ईस्ट में प्रयागराज है, वाराणसी है, गोरखपुर है, बलिया देवरिया है, तो बहुत ही अच्छा हो गया, तो टिपिकल यूपी वाला मान लिया जाए। वेस्टर्न यूपी को तो कहते हैं यार इनका तो तरीका हरियाणा वालों जैसा है बोलने का, ऐसे ही बोलते हैं। मैं तो वहीं का हूं क्योंकि मुझे मालूम है, वो सीधे जा रही है तो हरियाणा जैसे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेटिंग कास्ट है वो है जाट और गुर्जर, और दोनों ही कास्ट आती हैं हरियाणा की बेसिकली। गुर्जर राजस्थान के हैं और जाट हरियाणा के हैं, दोनों कास्ट हैं। तो ये तो राजस्थान, और जैसे दिल्ली पुलिस में कौन है, वही तो सब हैं, आधे राजस्थान के, आधे हरियाणा के और आधे वेस्टर्न यूपी के हैं। वो रोकते हैं, उनके रोकने साथ से आदमी घबरा जाता है कि अब ये पता नहीं क्या करेंगे। और टोन वो वाली है, प्यार से भी बोल रहे हैं तब भी जो है उनका वो छलकता है एकदम से, है ना। तो मतलब ऐसा समझ ले, अगर आप किसी एक लखनऊ के व्यक्ति को खड़ा कर दें मुजफ्फरनगर के एक व्यक्ति के साथ, दोनों हैं यूपी वाले, तो हो सकता है कि वो शायद विद इन अ मिनट लड़ाई शुरू हो जाए उन दोनों। मुजफ्फरनगर वाला नहीं लड़ेगा, लड़ेगा लखनऊ वाला कि आप कैसे बात कर रहे हैं, ये आपका क्या तरीका है बात करने का, जबकि वो प्यार से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्यार ही होता है अबे तू क्या कर रहा है। और लखनऊ में वो चढ़ जाएगा कि ये क्या आपका तरीका है, आपको बिल्कुल मर्यादा नहीं है। रीजनलिज्म को हम क्षेत्रवाद बोलते हैं। नेक्स्ट इज कास्टिज्म, कास्टिज्म दैट इज जातिवाद, कास्टिज्म जातिवाद। ये हमारे यहाँ मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस है, ठीक है। क्योंकि दंगे भड़कते हैं, सिक्योरिटी चैलेंज क्यों, जाति क्यों एक सिक्योरिटी चैलेंज है। इंदिरा गांधी ने अपने लाल किले से स्पीच दी थी, उन्होंने कहा कि मेरी अभिलाषा है इस देश में सारी जातियां खत्म हो जाएं, हम सब एक हो जाएं, ठीक है। पंडित नेहरू भी यही चाहते थे, महात्मा गांधी नहीं चाहते थे ये वाली बात, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो व्यक्ति के अपने वो है, उसमें आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। देखो जाति में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इनटॉलरेंस में, कि हम दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वहां प्रॉब्लम है। भाई मैं अपने नाम के आगे चतुर्वेदी लिखता हूं, मेरा नाम सिद्धांत चतुर्वेदी है, इस बात से मुझे क्या प्रॉब्लम या किसी और को क्या प्रॉब्लम। पर यह प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाएगी जब मैं अपने जाति से छोटी जाति वालों को नीचा दिखाने लग जाऊं, तब वो कहेंगे कि अरे ये तो चतुर्वेदी तो ऐसा करते हैं, वो तो ब्राह्मण हैं, हम तो ब्राह्मण नहीं है, वो हमें नीचा दिखा रहे हैं। तो मेरा कंडक्ट खराब है, मेरी जाति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सरनेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कंडक्ट में। वो कंडक्ट खराब होगा तो प्रॉब्लम आएगी। अगर हम सब मिल बांट के रहें, अगर हम एक साथ रहें, तो क्या उसमें मुश्किल है। पहले तो देखो बहुत ज्यादा जातिवाद में मैं बोल रहा हूँ, छुआछूत बहुत मानते थे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब चांडाल निकलते थे लकड़ी का क्लैपर लेके निकलते थे बजाते हुए कि हम आ गए हैं, दूर हट जाओ, क्योंकि ऐसा माना जाता था उनकी परछाई भी पड़ गई तो नहाना पड़ेगा। अब तो नहीं है, अब तो मुझे आज तक ऐसा मैंने मतलब अपनी आंखों से तो नहीं देखा कि किसी की परछाई पड़ जाए और नहाने चले जाए। और मैं आज भी उतना ही इंसान हूँ, व्यक्तिगत रूप से जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, पर मुझे तो नहीं लगा मेरा धर्म खतरे में पड़ गया किसी की परछाई पड़ जाने से। तो सोच में प्रॉब्लम है, सोच में, ठीक है। वो सोच सुधारने की जरूरत है। अगर वो सोच खराब है क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं है, लोगों की सोच उतनी विकसित नहीं है, इसलिए वो बहकावे में आ जाते हैं, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं और सिक्योरिटी चैलेंज बन जाता है। अच्छा खासा माहौल बिगड़ जाता है, किसी की एक मूर्खतापूर्ण बात से, बेवकूफी की बात से पूरी शांति खराब हो जाती है। जैसे कुछ नहीं मिला तो पुल ही हिला रहे थे खड़े होकर के,
अब वो पुल टूट गया, समा गए, आप थे 5, चिराग बुझे 150 है। तो ये बुद्धि की तो बात है सारी। भाई आप ऐसे मंकी माइंडेड हैं तो आप जाइए कहीं जू में, क्यों आप मोरबी आए बेचारे हैं, पुल पुल ही हिला दिया पकड़ करके। मैं तो कहता हूँ वो तो मोरबी मच्छू नदी, मैंने तो आपको एक मैसेज भी उस दिन भेजा था, शायद मिला होगा। मच्छू में तो पानी बहुत कम चलता है। अगर वो एक हिमालयन रिवर होती ना, वो गंगा जी होती या वो यमुना होती, तो ये भीषण हादसा ऐसा होता कि अभी तो गुजरात ने एक दिन का शोक मनाया, हो सकता है शायद पूरे देश को शोक मनाना पड़ जाता, केवल वो मूर्ख लड़कों की वजह से। और उसमें ज्यादातर वो लोग थे जिनका छठ से कोई लेना देना नहीं था, छठ मनाने वाले भी नहीं थे। अरे आप गए क्यों, आपको छठ के ही दिन मिला था क्या? पूरा देश का छठ जो अगले साल भी याद आएगी पिछली बार की। ये ऐसा होता है। देखिए, एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। देखो नॉर्मल डेज में ना कभी भी कोई चीज घट जाती है तो लोग उसको मान लेते हैं, पर जब किसी बड़े इवेंट के दिन कोई खराब बात हो जाती है तो बहुत खराब हो जाता है? जैसे मैं वो बात नहीं बोलूंगा, आप हंस दोगे मेरी बात पर मेरी बात का जो एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो समझना। हमारे यहाँ पुलवामा का अटैक हुआ था वैलेंटाइंस डे पर, है। अब आप देखो वैलेंटाइंस डे केवल एक हंसी मजाक का या लाइट मूड वाला माहौल नहीं है। वैलेंटाइंस डे मल्टी मिलियन रुपीस का एक बिजनेस का दिन होता है। वैलेंटाइन वीक पूरा, उसमें उनके टेडी भी बिक रहे हैं, उसमें उनकी चॉकलेट भी बिक रही हैं, उसमें उनके रोजेस भी बिक रहे हैं। जो पैसे वाले लड़के हैं वो रोजेस के अलावा और ट्यूलिप्स भी दे सकते होंगे, है। तो एक ये बहुत ज्यादा पैसे का काम है। वैलेंटाइन वीक में रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, वो अपने जो है उनको गर्लफ्रेंड को डेट पर लेकर के जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। अब क्या हुआ, वैलेंटाइन डे आया, फिर मैसेज चलने लगते हैं 13 फरवरी की रात से, वो उनकी हमें याद आ रही है। वो एकदम से माहौल गंभीर हो जाता है। वो माहौल गंभीर, और अब वो 14 तारीख अब हो गया ना, अब तो हर साल का हो गया ये। देखो दिवंगतों के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं है, मगर एक वो ग्रहण लग गया है हमेशा के लिए, और वो चीज हमें सताती रहती है। और जब इस तरीके के मैसेज हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आते हैं छप छप के, तो हमें लगता है कि कहीं हम कम भारतीय तो नहीं हो गए, हमारे कहीं भारतीयता में, हमारे इंडियननेस में कहीं कमी तो नहीं आ गई। सीआरपीएफ जवानों की शहादत पे हम डेट पे जा रहे हैं, ये तो बड़ी खराब बात है, हम नहीं जाएंगे। अब मेरे न जाने से किसी होटल वाले का शायद 2000 रुपए का बिल जो है उसकी जो कमाई थी वो नहीं हुई, तो किसी बड़े इवेंट पर होने वाली दुर्घटनाओं की जो कॉस्ट है हम बड़े लंबे समय तक चुकाते रहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। इसीलिए मुस्तैदी ज्यादा होती है त्योहारों पर, कि त्योहार ना बिगड़ने पाए। जब दिवाली आने वाली होती है तो डीएमएसपी मीटिंग का दौर चालू हो जाता है कि पूरे में बाजारों में सिक्योरिटी रहेगी, इंटेलिजेंस दुरुस्त रहना चाहिए। क्यों नहीं उसे एक नॉर्मल दिन हम मान लेते हैं कि जैसा आज है वैसी दिवाली है, वैसी धनतेरस है, पर नहीं, धनतेरस पे आपको ज्यादा पुलिस बाजारों में घूमती हुई नजर आएगी। किसी का त्योहार बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण। एक व्यक्ति के गुण क्या हो सकते हैं अच्छे, किसी व्यक्ति के गुण क्या हो सकते हैं? वो जल्दी उठना चाहिए सवेरे, है। वो रोज नहाना चाहिए। अभी ईरान में एक व्यक्ति की वो 60 साल से नहाया नहीं था, वो नहा लिए तो वो मर गए। रोज नहाएंगे। वो थोड़ा पूजा भी करेगा, मतलब भगवान को जो भी उसके जो भी मान्यता है, ये मैं लीडर्स के लक्षण बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वो रोज पढ़ने के लिए थोड़ा समय निकालेगा, वो चाहे किताब का 2 पेज ही पढ़ेगा, जितना बिजी है जैसा है, पर वो थोड़ा पढ़ने का आधा घंटा निकालेगा। वो नियमित संयमित डाइट लेगा, बैलेंस डाइट लेगा, तो बहुत ज्यादा वो खाने में उसका रुझान नहीं होना चाहिए। वो अपने परिवार को थोड़ा समय देगा, दोस्तों के साथ वो अपनी अकड़ नहीं दिखाए। ये एक गुण होते हैं, एट्रीब्यूट्स हैं अच्छे इंसान के। अच्छी इंटरनल सिक्योरिटी के क्या गुण हो सकते हैं अब बताइए आप।
अच्छी इंटरनल सिक्योरिटी के क्या गुण हो सकते हैं, कैसे हमारा देश सिक्योर्ड रहेगा। देखिए, फर्स्ट, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। हम सब भारत के लोग हैं। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हम चाहे पोरबंदर में रहें, चाहे सिलचर में रहें, हम चाहे अनंतनाग में रहें या हम मदुरई में रहें, हम सब भारत के लोग हैं। ठीक है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड इंटरनल सॉवरेनिटी, एंड इंटरनल सॉवरेनिटी। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ डोमेस्टिक पीस, मेंटेनेंस ऑफ डोमेस्टिक पीस। सब मिल बांट कर भाईचारे से, प्रेम मोहब्बत से रह रहे हैं। मेंटेनेंस ऑफ डोमेस्टिक पीस। थर्ड इज प्रिवेलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। थोड़ा कानून का डर होना जरूरी है। नेक्स्ट, जैसे हमारे यहाँ जो उत्तराखंड पुलिस में क्या है, पुलिस के आप बैरिकेड्स पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले लिखा रहता है उत्तराखंड पुलिस मित्रता सेवा सुरक्षा। पढ़ा है? मित्रता सेवा सुरक्षा, ये 3 शब्द पढ़े हैं। सबसे पहला शब्द मित्रता आ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस की इमेज ऐसी है कि ये मित्र नहीं हो सकते ये किसी के। कहते हैं पुलिस और वकीलों से दोस्ती मत करना, कभी मत करना, ऐसा बोला जाता है। पता चले कहाँ कब कौन सा क्या दिन देखना पड़ गया उनकी दोस्ती में भी। तो हमारे इमेज ऐसी है, वो इमेज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लिखिए, रूल ऑफ लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, रूल ऑफ लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 14, रूल ऑफ लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 14। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल्स 19 and 21, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल्स 19 and 21। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिनिटी बोला जाता है 14, 19, 21 को। कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, कोई भी आर्टिकल लगे या ना लगे, 14, 19, 21 पर अगर किसी पे भी आंच आई, एंड व्हेन आई से 19, तो 19 में एक कहा गया है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात कही, लिमिट में। आपके बोलने पर किसी को ऐतराज नहीं है, पर अगर आपका बोलना निरंकुश हुआ तब फिर तो प्रॉब्लम है। लिमिट रहनी चाहिए भाई, हर किसी की एक मर्यादा होती है। देखिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कम्युनल हार्मनी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कम्युनल हार्मनी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कम्युनल हार्मनी, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। इंटरनल सिक्योरिटी कब मेंटेन रहेगी? इंटरनल सिक्योरिटी तब मेंटेन रहेगी जब हमारा पूरा देश एक हो, सॉवरीन हो, हमारे ऊपर किसी का ज्यादा कब्जा ना हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा है, अगर हम सॉवरीन नहीं हैं, देखो रेबेलियन कब होते थे, हम लोग पढ़ते हैं फार्मर्स के एजिटेशन हो रहे थे और म्यूटनीज हो रही थी ब्रिटिश टाइम में। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो सॉवरेनिटी थी वो उस समय खतरे में थी। हम सॉवरीन नहीं थे, हम सब भारतीय थे, गोरे हम पर हुक्म चला रहे थे। आज अपना किया भोग रहे हैं, भारत उनसे आगे निकल गया है। ठीक है, मगर उस टाइम में बहुत ज्यादा म्यूटनी हुआ करती थी, रिबेल्स होते थे, लोग हथियार उठा लेते थे, वो कहते थे हमें आपका भाई स्वीकार नहीं है। तो सरकार का जो सिस्टम है, जो स्टेट है, वो सॉवरीन होना चाहिए, वो कंड्यूसिव होना चाहिए, वो लोगों के फेवर में होना चाहिए। पहली बात हो गई। सेकंड इज कि जो हमारे देश की व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसको पीसफुल होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सताया गया है तो वो कोर्ट के पास जाए, उसकी बात सुने, लोगों का कोर्ट में विश्वास होना चाहिए। तब क्या होगा? जब लोगों का कोर्ट से विश्वास उठ जाए, लोगों के मन में बात बैठ जाए, अरे वहां तो कुछ नहीं होता, हम खुद ही निपट लेंगे। अगर इंसान खुद ही निपटने पे आ गया तो देश निपट जाएगा। ऐसा है, महात्मा गांधी ने कहा ना कि आंख के बदले आंख का कानून चला तो एक समय आएगा पूरा देश, दुनिया अंधी हो जाएगी। तो लॉ फुल रहना चाहिए, लॉलेसनेस नहीं होनी चाहिए, तो डोमेस्टिक पीस तभी बरकरार रहेगी। थर्ड इज प्रेवलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहना चाहिए। पुलिस का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का,
यस, पूरा जो है एक कंट्रोल रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड। जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमने अपना एयरपोर्ट में सामान रखा, चेक इन में तो अलग गया, लगेज उसमें केबिन में अलग जाता है ना 7 किलो, उसमें अगर एक नेल कटर भी आ गया तो वो कहते हैं इसको खोलिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, ऐसा काम होना चाहिए। वो खुलवा देंगे, खोलिए इसको, यही पलटिए। जैसे मेरे वॉलेट में वो सिक्के रहते हैं, उन्होंने कहा इसको निकालिए, उन्होंने बॉम्ब डिटेक्टर चलाया, मेरी बेल्ट में लोहा लगा हुआ है, उन्होंने कहा बेल्ट खोलिए, हमारी घड़ी खोलिए, फोन भी रख दीजिए। वो तो अच्छा है मेरी बटनें जो हैं वो लोहे की नहीं है, वरना शर्ट उतरवा देते, वो उतरवा देते, वो उतरवा देते। ठीक है, एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसकी शूटिंग के लिए विदेश जाना था, उसमें एक एक्ट्रेस पाकिस्तान की थी, तो पूरा दल तो इंडिया का था, पूरा ग्रुप उन्होंने सिक्योरिटी चेक में, और उनका जैसे उन्होंने देखा पासपोर्ट पाकिस्तान का है, उन्होंने बुलाया आप जरा उधर चले जाइए। उन्होंने फिर अपना वो साझा किया कि हमारे पास लेडी सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस देश के आए, उन्होंने हमारे सारे कपड़े उतरवा दिए। हम मशीन में स्कैनर के सामने ऐसे खड़े हो जाओ, फिर वो स्कैनर में से आप कन्वेयर बेल्ट में से गुजारे जाए। मतलब वो ये हालात हैं एक देश के, है ना, जिन्ना के ख्वाबों का पाकिस्तान ये दे करके गए हैं। तो ये हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात है कि जो सिक्योरिटी या जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो अपना मैंडेट इंप्लीमेंट कर सकें और हम उसमें बाधा न डालें। ठीक है, अगर जो भी उनकी, जैसे पुलिस है, पुलिस ने कहा गाड़ी रोको, आपका काम है गाड़ी रोको, ये वैसे भी एक तरीका है। कभी आप देखें सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, रात में आप कहीं जा रहे हैं, आप अपनी जो हेडलाइट है उसे डिम कर लें और आप अंदर की केबिन की लाइट ऑन कर लें। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप समझिए आपको पुलिस वैसे ही कुछ नहीं करेगी। पुलिस वाले देखा रात में टॉर्च मारते हैं गाड़ी के अंदर, क्यों? वो देखते हैं कि अंदर क्या, क्योंकि वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है। तो अगर हम लॉ में चाह रहे हैं तो सबसे बड़ा है हमारे देश के लोगों के अंदर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 14, 19 और 21 को इम्प्लीमेंटेशन की बात है। 14, 19 और 21 आपने पॉलिटी में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ सलाह देता हूँ कि आप बेयर एक्ट खरीद लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट खरीद लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, कहीं आपने आर्टिकल पढ़ा, एक्चुअली वो आर्टिकल कहता क्या है वो आपके सामने, वो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है और बाइलिंगुअल भी आता है। आप इंग्लिश में खरीद लो क्योंकि उसकी हिंदी तो पल्ले पड़ेगी नहीं, आपको इंग्लिश आप समझ जाओगे पर हिंदी उसकी समझ में नहीं आएगी, उसमें ऐसी अम्बेडकर जी ने हिंदी लिखी है। और जो लास्टली मैंने आपको बताया दैट इज द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कम्युनल हार्मनी। जैसे हमारे यहाँ उदयपुर में घटना हुई थी कि एक दर्जी के गला काट दिया गया, तो ये नहीं होना चाहिए। कम्युनल हार्मनी इसका मतलब नहीं है किसी, देखो सबकी अपनी मर्यादा है, हम भी उनका मजाक ना बनाएं। और दूसरी बात यदि हमने मजाक बना भी दिया तो भैया आप पुलिस के पास जाओ ना, आप एफआईआर नोट कराओ, आप हमको अरेस्ट कराओ, आप कोर्ट में जाओ। ये भी क्या बात है कि आपने जेब में से निकाला इतना लंबा छुरा और इंसान को काट दिया। अब तो आप जेल गए ना, बचाने आया परमेश्वर नहीं, और जेल में ही रहेंगे। बच्चे बीवी भूखे मरेंगे, उनको खाना कौन देगा? कभी नहीं आता परमेश्वर आगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी मदद करने को सब आगे आएंगे, अगर आप बुरा काम करेंगे तो भगवान भी साथ छोड़ देता है ऐसे इंसान का। ठीक है, तो अगर हम सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमको मतलब अपना कंडक्ट सुधारना होगा। इंटरनल सिक्योरिटी का आज का ये जो लेक्चर है, मैंने आपसे 2-3 बार एक कंडक्ट की बात कर दी है। हम सारे चैप्टर्स को एक एक साथ पढ़ते चलेंगे और हम देखेंगे कि गुड कंडक्ट है तो कितना पीसफुल है, और जहां बैड कंडक्ट हुआ वहां मृत्यु लोक का दरवाजा खुल जाता है। आप ऐसा समझ के रखिए, इंसान सीधा ऊपर जाता है, वो चाहे प्लेन हाईजैक हो या वो कोई भी किस्सा कहानी हो। ठीक, तो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन सब्सिक्वेंट लेक्चर एंड दैट विल बी टेररिज्म। हम आतंकवाद से शुरुआत करेंगे, 2 लेक्चर का टॉपिक रहेगा, 2 या 1.5 का। थैंक यू सो मच, नमस्कार।